नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी देखो मत। Hello dear students, welcome to you at your favorite med and tutor. Dear students, मेरी वीडियो कम आ रही है इसलिए कि मुझे काफ़ी सारे फैक्ट्स आप लोग के लिए लाने हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरी वीडियोज ऐसी बने और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप आसानी से नीट या अन्य एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। और मैं कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन लाऊं जो जनरली अनअवेलेबल होंगे। आप मेरी वीडियो जो देख रहे हो तो समझ रहे होंगे कि कुछ ऐसे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जो जनरली नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो इसलिए कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा सो दैट आपके पास नॉलेज हो। 10 क्लास के लिए ही आज हम बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम माउथ की बात किए थे, अभी तक हम समझे थे माउथ, उसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडअप किए थे। आपको फिर कमेंट करना है कि हमारे जो टंग होते हैं, टंग का वेट कितना होता है, टंग में कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टंग कितने टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। तो हम लोग ये अभी तक पढ़े थे कि फूड को चर्नअप के अंदर चबाया जाता है और माउथ में 2 एंजाइम मिलाया जाता है। एक एंजाइम तो माउथ में ही वर्क करना शुरू करता है, दूसरा एंजाइम माउथ में वर्क नहीं करता। वो कहाँ वर्क करता है ये आपको कमेंट करना है। हम लोग माउथ की बात किए थे, तो अब माउथ की बात हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। इसमें एलिमेंट्री कैनाल, आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इट इज a 25 फुट और नहीं अबाउट 30 फीट लॉन्ग, 30 फीट और 9 मीटर, अबाउट 9 मीटर और 30 फीट लॉन्ग इलास्टिक, हाईली इलास्टिक कर सकते हैं, इलास्टिक ट्यूब having diameter 1.3 इंच और 3.1 सेंटीमीटर एट प्रॉक्सिमल एंड, यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, एट प्रॉक्सिमल एंड एंड 1 इंच और अबाउट 2.9 सेंटीमीटर एट डॉर्सल एंड, एट डिस्टल एंड। पहले ही जान लीजिए, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर या 30 फीट लंबा इलास्टिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, ट्यूबुलर, बहुत लंबी पाइप है जो 30 फीट लंबा है, अबाउट होता है, जिसकी डायमीटर माउथ के पास 1.3 इंच या 3.1 सेंटीमीटर का होता है, जबकि डॉर्सल सबसे नीचे वाले हिस्से पर ये 2.9 इंच का है। अब आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ज्यादातर बुक्स यही लिख रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। कहानी खत्म कर दी उन्होंने कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक जाने वाली एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कितना है? उसकी लेंथ 30 फीट होती है, उसमें 2 डायमीटर होता है, ऊपर का हिस्सा ज्यादा चौड़ा होता है 1.3 इंच और नीचे वाले हिस्से का जो डायमीटर होता है 1 इंच होता है। अब इसकी पार्ट्स की बात है तो मेन पार्ट्स क्या क्या होता है बोलिए? एसोफेगस, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? सबसे पहला एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आ जाइए स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम देख रहे थे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर रहे थे, हमने फूड को चबाया था, अच्छी तरह से चर्नअप किया था, उसमें डाइजेस्टिव कौन सा टाइलिन एंजाइम मिलाया था, है ना। और ये भी पढ़े थे हम कि उसमें एक और एंजाइम मिलाए थे। तो एंजाइम्स मिलाए, एंजाइम्स मिलाने के बाद
आप उसको स्वैलो इन कर रहे हैं। बट अगर हम एनाटोमी की बात करते हैं, तो एनाटोमी की बात करते हैं तो माउथ से जब आगे बढ़ते हैं, माउथ में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो लगभग यहाँ यानी लोअर जॉ के पास, निचले जबड़े के पास आगे जाते हैं तो जिसे कंठ कहते हैं, वहां पर विंड पाइप और फूड पाइप यानी एसोफेगस और विंड पाइप दोनों का जंक्शन होता है वहां पर। ऊपर से नोज से विंड पाइप आया और यहां से फूड पाइप मिला, दोनों। वहां के बाद वो डिवाइड होता है। अब वहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब हम खाएं या कुछ पिए तब तो एसोफेगस खुल जाए, है ना। अदरवाइज ट्रैकिया खुला रहे, विंड पाइप खुला रहे, ट्रैकिया, ताकि जो इनहेल कर रहे हैं एयर वो इनहेल होता रहे। अब ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया और ओसोफेगस यानी विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करता है? तो वो है आपका एपिग्लॉटिस। बात करते हैं एपिग्लॉटिस की। आपने फील किया होगा कि कभी कभी पानी पीते हैं या भोजन भी करते हैं तो कभी कभी बहुत जोर से अंदर से हवा बहुत जोर से बाहर आ जाती है ना, जिसे कहते हैं गला लग गया या खांसी आ जाती है, बहुत जोर से आती है, हिचकी आती है। क्या ये भी बात करेंगे हिचकी क्यों आती है, ये भी आगे बात करेंगे। अभी समझते हैं कई बार होता है बहुत तेजी से हवा बाहर आती है, खांसी आती है, क्यों आती है, तो ये बात करेंगे। तो हम पहले समझे एपिग्लॉटिस क्या है। पहले हम एपिग्लॉटिस की बात करें। यह लीफ लाइक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज covered with mucous membrane located behind tongue at top of larynx। ये larynx के ऊपर टंग के नीचे, जहां पर टंग खत्म होता है, जीभ खत्म होता है, वहां पर लैरिंक्स के ऊपर, आप कह सकते हैं लैरिंक्स और एसोफेगस दोनों के ऊपर पाया जाने वाला लीफ सेप्ट, ये लीफ सेप्ट पत्ती के आकार की स्ट्रक्चर है, या लीफ सेप्ट इलास्टिक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। क्या कहेंगे, एपिग्लॉटिस क्या है? टंग के नीचे लैरिंक्स के ऊपर पाया जाने वाला कार्टिलेज का बना फ्लैप जो कि लीफ शेप का है, एपिग्लॉटिस कहलाता है। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज बिहाइंड टंग above larynx। ठीक है, एपिग्लॉटिस लीफ शेप्ड कार्टिलेज का फ्लैप है जो टंग के नीचे और लैरिंक्स के ऊपर पाया जाता है। अब इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो इट इज 30 to 165 mm लॉन्ग। इसका लेंथ, ये एरिया कहिए, 30 to 165 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 16.5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है एपिग्लॉटिस का लेंथ। बिल्कुल जैसे पत्तियां होती है ना, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर की होती है, इस तरह से एपिग्लॉटिस होता है। ये फ्लैप का काम करता है, ये फ्लैप का काम करता है। तो इसकी लेंथ, ये जो लेंथ होती है 30 to 165 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा हो सकता है। अब 30 सेंटीमीटर जाहिर है बच्चों का छोटा हो जाएगा, जिस तरह से लोग बड़े होंगे उनका लेंथ भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बारे में हम समझे, एपिग्लॉटिस के बारे में क्या है कि एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो टंग के नीचे और
टंग के नीचे और लैरिस से ऊपर पाया जाता है। इसका फंक्शन, इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन इज टू सील ऑफ, इट्स मेन फंक्शन इज टू सील ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing of food or drinking of water. Main function to seal off, इसका मेन फंक्शन क्या है? टू सील ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing of फूड और वाटर। जब कुछ निगलते हैं, कुछ भी निगलते हैं, चाहे वो सलाइवा ही क्यों ना हो, या फूड है, भोजन किए वो निगल रहे हैं, पानी पी रहे हैं वो अंदर जा रहा है, उस दौरान ये क्या करता है, विंड पाइप या ट्रैकिया को सील ऑफ कर देता है, मतलब ऊपर से कवर अप कर देता है, सो दैट कोई भी फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया में ना जाए, विंड पाइप में नहीं जाए। रीजन कि विंड पाइप या ट्रैकिया में एयर का सर्कुलेशन होता है। अगर एक्सीडेंटली, आप सोच लीजिए, अगर एक्सीडेंटली फूड पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर चला जाए तो क्या होगा? अब चूंकि एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वो सीधा लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में जाने के बाद वो इन्फेक्शन कर देगा, वो सीधा इन्फेक्शन कर देगा और वो नहीं निकलेगा। तो दैट्स वाई ये क्या करता है, ट्रैकिया या विंड पाइप को सील ऑफ कर देता है, बंद कर देता है निगलने के समय। जैसे जब तक आप मुंह में चबा रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही वो जीभ के निचले हिस्से को टच किया फूड, ट्रैकिया सील ऑफ हो गया और आपका फूड पाइप खुल गया, फूड पाइप इसका खुल गया, यानी ओसोफेगस खुल गया। कभी कभी समटाइम्स व्हेन फूड, लिक्विड और सलाइवा और वोमिट इज ब्रीथ्ड टू एयरवेज, कफिंग अकर। कफिंग यानी खांसी कम होती है, खांसी कम होती है। तो कह रहा है कफिंग अकर व्हेन accidentally food, लिक्विड, सलाइवा और वोमिट एंटर्स विंड पाइप। और ट्रैकिया। कभी कभी कुछ पीते समय, कुछ खाते समय, या ऐसे ही, या उल्टी कर रहे हैं उस समय, कभी कभी इनमें से कोई भी पार्टिकल्स एक्सीडेंटली, गलती से ट्रैकिया में, विंड पाइप में चला जाता है। तो जैसे ही विंड पाइप में चला जाता है उस समय क्या होता है, एयर ब्लॉकेज हो जाती है, एयर नहीं मिल पाता है। इन दैट केस लंग्स में रिफ्लेक्स एक्शन होता है और लंग्स में जितनी भी हवा है, प्योर इम्प्योर जितनी भी एयर है, सारा का सारा बहुत ज्यादा फोर्स लाकर उसको एक्सपेल आउट कर देता है और हमें खांसी होती है बहुत जोरों से। तो ये किस लिए होता है, ये कब होता है, जब एपिग्लॉटिस विंड पाइप में किसी भी लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स को जाने से नहीं रोक पाता। उस कंडीशन में उसे बाहर की ओर फेंकने के लिए, सो दैट वो लंग्स में नहीं चला जाए, कफिंग होती है, खांसी आ जाती है। अब हम बात करते हैं ओसोफेगस की। ओसोफेगस, अब वहां से नीचे आ गए। अभी तक हम बात की माउथ की बात की एपिग्लॉटिस, अब एपिग्लॉटिस के बाद शुरू हो जाता है ओसोफेगस। ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इलास्टिक ट्यूब, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब,
फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, रनिंग बिटवीन pharynx टू स्टमक, pharynx एंड स्टमक। सबसे पहले पूछे ओसोफेगस क्या है, तो कह रहे ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, मतलब जो फाइबर्स का बना हुआ रेशेदार है, मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स का बना हुआ इलास्टिक ट्यूब है, जो फैरिंक्स से स्टमक के बीच रन आउट करता है। अब इसकी डायमीटर की अगर जहां तक बात होती है तो इसकी जो डायमीटर है यूनिफॉर्म होती है और वो होती है लगभग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस की लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर और डायमीटर ये 25 से 2 सेंटीमीटर। ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो फैरिंक्स से स्टमक तक जाता है। अब इसकी बात करते हैं, अगर एसोफेगस की बात करते हैं तो एसोफेगस को हम मेनली 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। यही जब आप जाइएगा हायर क्लासेस में तो एसोफेगस के फिर 4 पार्ट की बात हो जाती है। आगे देखते हैं। तो ओसोफेगस की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ ओसोफेगस। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, कुछ बुक ESOPHAGUS लिखता है एसोफेगस या ओसोफेगस, कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है। तो ओसोफेगस के पार्ट्स कौन कौन है, तो पहला है अपर ओसोफेगस। अपर ओसोफेगस कहा जाता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ओसोफेगस है, इसका ऊपर का 2/3 पार्ट अपर ओसोफेगस कहलाता है। एसोफेगस का 2/3 पार्ट ओसोफेगस कहलाता है, जो बना हुआ किस चीज का है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर अपर, ऊपर का 2/3 पार्ट यानी लगभग समझिए वही 16 to 17 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है ये स्मूथ स्केलेटल मसल फाइबर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे अपर ओसोफेगस कहते हैं। अब इसमें अपर ओसोफेगस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एसोफेगल स्फिंक्टर। एसोफेगल स्फिंक्टर। अब क्या कहता है, अपर ओसोफेगस और लोअर ओसोफेगस के बीच एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब होता है कंस्ट्रिक्शन, वाल। ये पाया जाता है जो बोलस मीन्स, बोलस क्या है, सॉफ्ट पैलेट ऑफ फूड, जो हम अच्छी तरह से फूड को चबाते हैं माउथ में सलाइवा मिला करके, तो सॉफ्ट राउंड लाइक पैलेट हो जाता है, उसको कहते हैं बोलस। अब ओसोफेगल स्फिंक्टर क्या करता है, एडेक्वेट प्रेशर बना रहता है, सो दैट एक बार अगर बोलस अपर ओसोफेगस से लोअर ओसोफेगस में चला गया तो वहां से रिफ्लैक्स ना कर सके, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा प्रेशर बढ़ेगा। इस कंडीशन में फूड वापस नहीं चला आए, दैट्स वाई उसके लिए स्ट्रक्चर होता है ओसोफेगल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, फूड के या सब्सटेंस के बैकवर्ड मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब ये इलास्टिक होता है और इसमें जो मोशन होता है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन, पेरिस्टाल्सिस, इसकी बात भी करेंगे। पेरिस्टाल्सिस ओसोफेगल का मूवमेंट होता है, जो क्यों होता है, सो दैट ऊपर से प्रेशर पड़े। यानी इसमें क्या होता है, इसमें एक जैसे है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से जाएगा,
ये यहाँ पर आपका बोलस है, ऊपर भी प्रेशर कम है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन है, सकरा है, नीचे भी कंस्ट्रक्शन है। तो ऊपर से प्रेशर जो बनेगा, प्रेशर के कारण ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा फूड में। और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा ये स्ट्रिक्ट होता सीधा होता चला जाएगा। फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, अब ये सीधा हो गया, फिर इसको पुशअप किया तो फूड यहाँ आ गया, ये सीधा स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को प्रेशर बनाए रखने में ओसोफेगल स्फिंक्टर बहुत रोल प्ले करता है। इसका अपर 2/3 पार्ट कुछ नहीं करता, केवल प्रेशर बनाने के लिए 2/3 पार्ट पर वाल्व इसीलिए होता है सो दैट इतना प्रेशर हो सके कि वो आसानी से फूड स्टमक की ओर मूव कर सके। अब कह रहा है क्या कि स्फिंक्टर एक्ट एज वाल्व क्लोजिंग ट्यूब व्हेन स्फिंक्टर इज कॉन्ट्रैक्ट। स्फिंक्टर के बारे में बताया, एक वाल्व की तरह काम करता है जो एडिक्वेट प्रेशर बनाता है ताकि फूड नीचे की ओर जाए। अब बात आ गई लोअर एसोफेगस की, ओसोफेगस, लोअर एसोफेगस। ये नीचे का 1/3 पार्ट, ओसोफेगस का नीचे का 1/3 पार्ट लोअर ओसोफेगस कहलाता है, लोअर ओसोफेगस कहलाता है। अब इसमें जब अपर ओसोफेगस का स्फिंक्टर रिलैक्स करता है तो फिर नीचे लोअर ओसोफेगल का रोल आ जाता है। अब ये नीचे का जो 1/3 पार्ट है ये सीधा स्टमक से जुड़ा रहता है और एक वाल्व स्टमक और लोअर ओसोफेगल के बीच में रहता है। इसका काम है कि जब फूड ये क्या करता है, मतलब अपर ओसोफेगस से जब नीचे आ गया 1/3 पार्ट तो यहां तक ये लगभग और कुछ सॉफ्ट बन जाता है, तो वहां से जब नीचे आता है ये पुशअप किया जाता है। अब वहां वाल्व है तो अपर ओसोफेगल का वाल्व और लोअर ओसोफेगल का वाल्व एडिक्वेट प्रेशर बनाता है सो दैट फूड कहां जाए, स्टमक में जाए। अब लोअर ओसोफेगस का जो वाल्व है इसका वाल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या कि लोअर ओसोफेगस का वाल्व फूड को स्टमक से वापस आने में से रोकता है, क्योंकि स्टमक में फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है और स्टमक में फूड काइम के रूप में रहता है। काइम की बात हम स्टमक में करेंगे तो इसमें काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब खासकर वोमिटिंग होती है तो ऊपर तक बिल्कुल खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, कुछ बदबू सी भी आती है। तो वोमिटिंग कहां से आता है, वोमिटिंग स्टमक से आता है। ऐसा नहीं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाएगा, नहीं, स्टमक से आता है। कभी कभी किसी कारणवश जब लोअर स्फिंक्टर क्लोज नहीं होता है, अपर स्फिंक्टर क्लोज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में फूड स्टमक से लोअर ओसोफेगस में और लोअर ओसोफेगस से अपर ओसोफेगस में आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोअर ओसोफेगस का जो स्फिंक्टर मसल है, लोअर ओसोफेगल का स्फिंक्टर, ये स्टमक से सेमी डाइजेस्टेड फूड को बाहर आने नहीं देता है सो दैट ओसोफेगल में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उसमें एसिड्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रहता है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो अल्सर बना दे। अल्सर्स की भी बात करेंगे तो कोई हार्श इफेक्ट ना आए, इसलिए वहां पर दो स्फिंक्टर रहता है, यानी 2 वाल्व है। दोनों वाल्व का मेन काम है कि किसी भी तरह की वो फूड जो है वापस, अगर मान लिया पहली वाल्व है वो गलती से मतलब ढंग से बंद नहीं हो पाया और या स्टमक का प्रेशर ज्यादा आ गया, तो स्टमक का प्रेशर ज्यादा आ गया तो क्या हो गया, जो काइम है सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, फूड है, ऊपर तो बोलस में गया, वो तो सॉफ्ट पैलेट में है ना, ठोस के रूप में, लेकिन जो काइम में बदल जाता है वो तो सेमी सॉलिड हो जाता है, लिक्विड स्टेट में भी रहता है वो। तो उस कंडीशंस में वो अगर गलती से पहले वाले स्फिंक्टर को पार करके अगर लोअर ओसोफेगस में आ गया तो फिर वो दूसरे को पार करके अपर ओसोफेगस में नहीं आ जाए, क्योंकि अपर ओसोफेगस में आने के बाद से कोई रास्ता नहीं, अपर ओसोफेगस में जहां आ गया फिर मुंह से बाहर आ जाएगा।
फिर बाहर शरीर से बाहर ही आ जाएगा। तो एक प्रोटेक्टिव है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ओसोफेगस दोनों स्फिंक्टर काम नहीं कर पाता, उस कंडीशन में वोमिटिंग होती है। और ये कब होता है? जब बॉडी को लगता है कि स्टमक में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया है, तभी वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग तभी होगा जब स्टमक में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, बॉडी को लगेगा नहीं यार कुछ टॉक्सिक आ गया, इसको निकाल के बाहर फेंको। इन दैट केसेस वोमिटिंग होगा। फिर वहां तो न्यूरल सिग्नल काम करेगा और उस न्यूरल सिग्नल के केस में क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों स्फिंक्टर मसल ओपन रहेगा और वोमिटिंग हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं पेरिस्टाल्सिस की। पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस इज मूवमेंट, rhythmic contraction and relaxation motion of esophagus that help bolus to move forward, move through stomach, esophageal stomach, and it prevent chyme to move back to the esophagus. अब म्यूकस सेक्रेशन, म्यूकस, अब इसमें जो आपका ओसोफेगल स्फिंक्टर है ये कुछ म्यूकस सेक्रेट भी करता है। और ध्यान रखिएगा जहां भी म्यूकस की बात हो जाएगी तो म्यूकस इट इज लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। म्यूकस क्या करता है? उसको लुब्रिकेट करता है, बोलस को भी लुब्रिकेट करता है, सो दैट ओसोफेगस में फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, जलन नहीं प्रोड्यूस हो। साथ ही साथ लुब्रिकेशन का ये भी काम है कि अगर काइम आ गया तो काइम यानी जो एसिडिक सब्सटेंस जो स्टमक से आ रहा है उसका कोई ओसोफेगल पर साइड इफेक्ट ना पड़े, उसका कोई पार्टिकल, कोई फूड पार्टिकल्स चाहे वो स्वैलोइन हो रहा है यानी माउथ से स्टमक की ओर जा रहा है या स्टमक से माउथ की ओर आ रहा है, दोनों कंडीशंस में कोई फूड पार्टिकल्स आपके ओसोफेगस में कहीं पर भी स्टिक आउट नहीं कर सकते। इसलिए लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो रिलीज होता है उसे कहते हैं म्यूकस। इसका काम है या तो वो सीधा नीचे स्टमक में भेज देगा या ऊपर से आया तो सीधा माउथ से बाहर निकाल देगा, बीच में रुकने नहीं देगा। तो म्यूकस क्या करता है? उसको स्लीपी सब्सटेंस बना देता है। एक चीज जान लीजिएगा कि ओसोफेगस एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करता है, कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं है काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वह कौन सा ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, दैट इज एसोफेगस। बाकी हर जगह डाइजेशन होता है, हर जगह कुछ ना कुछ काम होता है। अब कहिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वहां भी अब्सॉर्ब होता है, फिर वाटर अब्सॉर्ब होता है। लेकिन ओसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं चलता है। बी विद अस टू कंटिन्यू लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।